हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भी है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का महान व्यक्ति, जिसका हम पढ़ेंगे पाठ 11। पाठ का नाम है अशोक महान। तो इसका हम जो कहानी दिया है उसको हम अच्छे से समझेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। कान में पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, नगाड़े बज रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे, हाथी चिंघाड़ रहे थे, तलवारों की झंकार से दिल दहर रहे थे, घायल रो रहे थे। चारों तरफ शोर ही शोर था, कोई किसी को पूछने वाला न था। सबको अपनी अपनी पड़ी थी, जिधर देखिए खून ही खून। खोपड़ियाँ लुढ़क रही थी, कटी गर्दनों, भुजाओं और टांगों की कोई गिनती न थी। चारों ओर बस लाशें ही लाशें थी, जमीन पर पड़ी और खून में लथपथ लाशें। ये देखिए, ये हैं अशोक महान। चलिए आगे पढ़ते हैं। अचानक विजय की दूधबंदी बज उठी, सम्राट अशोक की जय जयकार होने लगी। अशोक ने कालिंग पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया था, परंतु कितनी महंगी पड़ी थी यह जीत। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 बंदी बनाए गए थे। अशोक ने युद्ध में मारे गए सिपाहियों को देखा, रोती बिलखती स्त्रियों और बच्चों को देखा। उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने निर्णय लिया कि अब मैं कभी भी तलवार न उठाऊंगा। उसने लोगों के मन को प्रेम से जीता। यह हृदय द्वारा हृदय की जीत थी। यह विजय अस्थायी थी। यह प्रेम और शांति की नीति थी। प्रेम के द्वारा उसने इतने बड़े राष्ट्र को एक शासन के सूत्र में बांध दिया था। इस नीति ने भारत को विश्व में बहुत ऊंचा स्थान दिलाया। इसी कारण अशोक को महान कहा जाता है। अशोक प्रजा को अपनी संतान के समान समझने लगा। वह दीन दुखियों, वृद्धों और अपाहिजों का ध्यान रखता और सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था। वह पशु पंछी पर दया करता था। राज्य के अधिकारियों को उसके आदेश थे कि प्रजा की सुरक्षा का सदैव ध्यान रखें और अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करें। अशोक बौद्ध था, परंतु वह सभी धर्मों का आदर करता था। वह सदाचार की शिक्षा देता था। यही उसका धर्म था, जिसमें मन की प्रवृत्ति थी, सदाचार था, वाणी की निर्दयता थी, हंसी खुशी रहने की बात थी, दयालुता का व्यवहार था, क्रोध से दूर रहने की सीख थी, घमंड की मनाही थी और ईर्ष्या से बचाव था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, उनके साथ भी प्रेम का व्यवहार करता था। धर्म प्रचार के लिए उसने साम्राज्य के सुदूर भागों में प्रचारक भेजे। इसके अतिरिक्त उसने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी किया। सिंहल द्वीप, चीन और जापान आदि देशों में भी प्रचारक भेजे। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों को शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं में अंकित कराया, जिससे वे जन साधारण तक पहुंच सके। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी वन में भी एक लाट लगवाई। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य का चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। प्राचीन भारत के शासकों में अशोक का स्थान बहुत ऊंचा है। अशोक महान के कार्य अपनी पीढ़ी और युग से आगे थे। यदि हम उन्हें युग पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। तो देखिए, इसमें हमने जो था हमारा अशोक महान का कहानी पढ़ा। अब हम इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, सम्राट अशोक ने कालिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निश्चय क्यों किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कालिंग के युद्ध में अशोक ने मारे गए सिपाहियों, रोती बिलखती स्त्रियों और बच्चों को देखा। इससे उसका हृदय द्रवित हो उठा और उसने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय लिया।
दूसरा प्रश्न करा इसमें, अशोक को जीत क्यों महंगी पड़ी? अशोक को जीत क्यों महंगी पड़ी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अशोक कालीन की जनता पर अपनी प्रशासन क्षमता का प्रभाव छोड़ना चाहता था, लेकिन विजय के पश्चात उसे केवल साओ के ढेर और पीड़ित अबलाओं, मासूमों, घायलों आदि का अर्थनाद मिला। इस आधार पर उसे जीत महंगी पड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का रहा इसमें, अशोक के संदेशों को संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अशोक ने मनुष्यों को सदाचार की शिक्षा दी। उसने प्रजा को प्रेम, मृदुलता एवं दयालुता के उपदेश दिए। पशुओं पर दया करो, पशु की हत्या कभी मत करो। अशोक ने अहिंसा एवं सत्य पर बल दिया। मनुष्यों को बड़ों का आदर तथा छोटों पर दया करनी चाहिए। अगला प्रश्न करा है इसमें, और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न करा है इसमें 4 नंबर, अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों को जनमानस तक कैसे पहुंचाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अशोक ने शिलालेखों, स्तंभलेखों, स्तूपों, लाटों, प्रचारकों, प्रतिनिधियों आदि के द्वारा बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश जनमानस तक पहुंचाए। इसका यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। इसमें कह रहा है, अशोक को युग पुरुष कहना क्यों उचित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन भारत के शासकों में अशोक का स्थान बहुत ऊंचा है। अशोक के कार्य अपनी पीढ़ी और युग से आगे थे, इसलिए अशोक को युग पुरुष कहना उचित है। चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है, सही तथ्यों के सामने सही तथा गलत सामने गलत का निशान लगाएं। तो देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। देखिए हम यहाँ पर निशान लगा कर दिखाए हैं। तो देखिए इसमें क्या करा है, अशोक ने कालीन युद्ध के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया। तो ये हमारा सही है। चलिए अगला देखते हैं। कर इसमें, अशोक बौद्ध थे, वे सभी धर्मों का आदर नहीं करते थे। लेकिन ये गलत है, वो सभी धर्मों का आदर करते थे, ये हमारा गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर कह रहा है, अशोक ने सिंहल द्वीप, चीन, जापान आदि देशों में प्रचारक भेजे थे। सही है, हमारा ये सही है। घ नंबर प्रश्न कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये भी हमारा सही है। तो देखिए इसमें जो हमारा प्रश्न उत्तर था वो भी हमने देख लिया और इसका कहानी भी पढ़ लिया है। तो धन्यवाद।